हे फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का पार्ट 4। पहले से हमने 3 वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें हमने भारत में आने वाले यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम और उनसे संबंधित प्रमुख बातें जो थी वो डिस्कस कर लिया है। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने पुर्तगाली और डच से संबंधित सभी बातें पढ़ी हैं। हम एक बार देख लेते हैं कि भारत में यूरोपीय किस क्रम में आए थे। तो सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे और फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे और फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी आए थे। तो हमने पुर्तगाली और डच के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है और हम आज अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं, प्रथम अंग्रेज यात्री जॉन मिल्डन 1597 ईस्वी में जो स्थल मार्ग से भारत आया था। ठीक, प्रथम अंग्रेज यात्री जॉन मिल्डन आ रहा है 1597 और यह समुद्री मार्ग से नहीं बल्कि स्थल मार्ग से आ रहा है। और फिर नेक्स्ट, रानी एलिजाबेथ की मदद से 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हो गई थी। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई थी उस समय भारत का राजा यानी दिल्ली का शासक अकबर हुआ करता था। ठीक, फिर उसके बाद 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत बंदरगाह पर अपने जहाज रेड ड्रैगन यानी हेक्टर के साथ पहुंचा और जहांगीर से मिलने आगरा गया। तो दूसरा जो अंग्रेज था वह 1608 ईस्वी में आया था, विलियम हॉकिंस, और उसके जहाज का क्या नाम था? रेड ड्रैगन था। यह पूछा जाता है कि विलियम हॉकिंस किस जहाज का क्या नाम था जिससे वह भारत आया था? तो उसका नाम रेड ड्रैगन था। और वह कब आया था? 1608 ईस्वी में आता है भारत। पेन ले लूँ। और हॉकिंस ने जहांगीर से तुर्की भाषा में बात की और फारसी में लिखा पत्र दिया, जिससे जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश की। तो ये जो हॉकिंस आया था तो तुर्की भाषा और फारसी भाषा का ज्ञाता था। तो इसने जहांगीर से तुर्की भाषा में बात की और फारसी में लिखा हुआ पत्र दिया, जिससे जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी। समझ रहे हैं? हॉकिंस जो है इसने जब तुर्की भाषा में बात की और फारसी भाषा में लिखा हुआ पत्र दिया तो जहांगीर इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था, क्योंकि उस समय मुग़ल काल में जो भाषा चलती थी वह फारसी भाषा होती थी। उनकी जो राजकीय भाषा थी फारसी भाषा थी। तो उसे अपनत्व की भावना जागृत हुई जहांगीर के मन में और उसने उसे इंग्लिश खां की उपाधि दी और उसे मनसबदार भी दिया था। फिर 1613 ईस्वी में जहांगीर ने एक आज्ञा पत्र द्वारा अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी रूप से कोठी स्थापित करने की अनुमति दी। सूरत में इनकी पहली जो है कोठी तो स्थापित हुई थी लेकिन वह अस्थायी नहीं थी। तो 1613 में जो जहांगीर ने अस्थायी रूप से स्थापित करने की आज्ञा दे दी। फिर उसके बाद 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को मुगल दरबार भेजा। या जो है हॉकिंस वापस लौट गया है और अब 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो आ रहा है। 1608 में हॉकिंस आया था और 1615 में सर टॉमस रो आ रहा है। फिर उसके बाद स्वाली का युद्ध हम देखते हैं। स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी में हुआ था अंग्रेज और पुर्तगालियों के मध्य। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर बाहरी 2 शक्तियाँ किसी एक क्षेत्र में हैं तो उनमें लड़ाई का होना स्वाभाविक है। तो उसी प्रकार स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी में अंग्रेज और पुर्तगालियों के मध्य हो रहा है, जिसमें पुर्तगाली हार गए। और फिर प्लासी का युद्ध अंग्रेज और भारतीय राजाओं के मध्य हो रहा है। प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों का जो नेतृत्व करता था वह क्लाइव था और बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के मध्य हुआ। यह युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्लासी के युद्ध ने ही भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव रख दी। यहीं से यह बात सिद्ध हो गई कि अब भारत में
जो है अंग्रेज़ों का शासन चलेगा और बाहर जो है सारे राजा जो हैं वो अंग्रेज़ों के अंदर काम करेंगे। तो प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेज क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हो रहा है। ठीक, क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराकर भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव रखी। और दूसरा जो युद्ध हो रहा है बक्सर का युद्ध 1764 में हो रहा है। 22 अक्टूबर 1764 में ये युद्ध हुआ। तो हमने अंग्रेज़ों के बारे में कुछ बातें पढ़ ली हैं। अभी हमें अंग्रेज़ों के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, क्योंकि ये भारत में आए हैं। अभी गुलामी, भारत अपना पूरा कब्जा कर लेंगे। अभी तो थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, फिर उसके बाद जब तक युद्ध होगा और फिर स्वतंत्रता संग्राम होगा, वहाँ तक पूरा, जब तक देश आज़ाद नहीं होगा 1947 तक, तब तक हमें इनके बारे में पढ़ना है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।